नमस्कार दोस्तों। तो पीटी 365 के इन्वायरमेंट के पोर्शन में आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी हिंदी। तो यहाँ पर फ्री इनिशिएटिव के तौर पर ये पीटी 365 कवर कराया जा रहा है, जो विज़न की प्रस्तुति होती है। इसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सुर्खियों में क्यों था, इसके बारे में जानेंगे और कम इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि फील हो रहा है ये, तो इसके बारे में बस उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 से संबंधित पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे कहता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक पहल थी। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको NCAP के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, NCAP और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, मतलब कि शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तीनों जगह पर जो है वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न मंत्रालय और राज्यों के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उद्देश्य क्या क्या है, तो जागरूक कर देगा आपको, वायु प्रदूषण के जोखिम के बारे में बताएगा, वायु गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करेगा और NCAP के तहत निर्धारित सभी के लिए स्वच्छ वायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो एक मोटी मोटा फिर से मैं रिवाइज करता हूँ क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था क्या, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक पहल थी, जो कि इसमें NCAP के तहत इसे शुरू किया गया था। NCAP क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, ये जो दोनों की मिली जुली एक व्यापक पहल जो थी वो कहाँ कहाँ लागू होती थी, तो शहरी क्षेत्रों में लागू हो रही है, क्षेत्रीय स्तर पर लागू हो रही है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ और राज्यों के साथ एक साझेदारी के रूप में कार्य कर रहा है। करता क्या है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि भाई सबको बताएगा कि एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जागरूकता पैदा करेगा, उस बारे में अवेयर करेगा लोगों को, वायु की गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करेगा कि मतलब इतने पे कितना होता है, अगर AQI इतना है तो कितना होता है। सपोज करो कल जैसे मैं बता रहा था 0 to 50 में गुड कहा जाता है और वर्स्ट की स्थिति में 500 के अप्रॉक्स 450 प्लस होता है तो वर्स्ट स्थिति कही जाती है। ठीक है, जिसको ग्रीन सिंबल और रेड सिंबल से रिस्पेक्टिवली दिखाते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जैसे मैंने बताया 0 to 50 तो ग्रीन से दिखाओगे और सबसे लास्ट वाले को रेड दिखाओगे। ठीक है, फिर कहता है कि NCAP जो है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कवर किए गए 131 शहरों को प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए फ्रेमवर्क के अनुसार स्व मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं कि प्राण पोर्टल जो है, प्राण पोर्टल, ठीक है ना, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 131 शहरों को जो है पूरे देश में कवर किया गया है और प्राण एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आपका सेल्फ असेसमेंट या स्व मूल्यांकन के लिए क्लीन एयर से संबंधित जो है डेटा होता है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को जांचने का एक डैशबोर्ड भी है। ठीक है, जो भी NCAP के प्रोग्राम है उसकी प्रगति को जांचने का एक डैशबोर्ड है प्राण जो है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर यहाँ पर होगा कि प्राण क्या है, तो NCAP की प्रगति को जांचने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है। अब ये जो 131 शहर हैं जो कि आपका NCAP के अंडर में आ रहे हैं, जो कि प्राण पोर्टल पर उनको सेल्फ असेसमेंट करना है, उनको जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है और इन 3 शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब नगद राशि कुछ दी जाएगी, कोई अमाउंट डिसाइड है, फिर उसके बाद एक आपको प्रशस्ति पत्र या ट्रॉफी दी जाएगी, सॉरी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक ट्रॉफी दी जाएगी। कह रहा है कि रिपोर्ट्स और दस्तावेजों से संबंधित वायु गुणवत्ता निगरानी समिति द्वारा जांच की जाती है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय का प्रधान सचिव करता है। ठीक है, फिर कहता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के कुछ बिंदु क्या क्या हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या में आपका प्रथम श्रेणी इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, द्वितीय श्रेणी में अमरावती है आपका द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है 3 से 10 लाख की जनसंख्या में और 3 लाख से कम की जनसंख्या में। तृतीय श्रेणी में परमाणु हिमाचल प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक में, 3 से 10 लाख में आपका अमरावती को प्राप्त हुआ है और तीसरे में परमाणु हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानदंड क्षेत्रवार भारांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम लोग जो है स्किप करके आगे
बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। तो वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका भारत के भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो भारत के भूजल की स्थिति जानने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। क्या कह रहा है कि सुर्खी में क्या है, सुर्खी में इसलिए है क्योंकि जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 के लिए देश की सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, ठीक है, सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है जारी की है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हमको पता चलेंगे जो कहीं ना कहीं लिखने के काम में आ सकता है, ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग में। क्या चीज, क्या क्या संबंधित तथ्य हैं, कह रहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है इसका आकलन। किसका आकलन, तो भारत में भूजल कितना है ना, एक आकलन रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसका आकलन जो किया जाता है वो एक तो सेंट्रल स्तर पर जो ग्राउंड वाटर का बोर्ड बना हुआ है वो, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिल करके इसको किया जाता है। ये संयुक्त मूल्यांकन यानी कि जो ज्वाइंट आपका इवोल्यूशन हो रहा है वो 1980 के बाद से किया जाता है, लेकिन 2022 के बाद से ये प्रतिवर्ष किया जा रहा है, ठीक है, वर्ष 2022 से यह मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है कि संकेतक कुछ दिए गए हैं और उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 4-5 संकेतक की स्थिति है, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, थोड़ी सी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कह रहा है कि देश में वार्षिक भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का पुनर्भरण यानी कि रीफिलिंग एक तरीके से क्या है, इसका पहला संकेतक यह है कि ग्राउंड वाटर रीफिलिंग की क्या स्टेटस है। तो कह रहा है कि मुख्य विशेषता यह है कि देश में जितने भी ग्राउंड वाटर पुनर्भरण जो है वो वर्ष 2022 से लेकर के अभी वर्तमान में कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में वृद्धि देखी गई है। फिर से एक बार इस पॉइंट को बताता हूं कि जब अब वार्षिक ग्राउंड वाटर के पुनर्भरण की बात करते हैं, मतलब कि वार्षिक रूप से जो भूमिगत जल है वो कैसे भर रहा है और बढ़ रहा है, तो उसकी विशेषताओं में देखेंगे तो आपको बता रहा है एक डेटा कि देश में कुल वार्षिक भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर पुनर्भरण वर्ष 2022 में 437.6 बिलियन घन मीटर था, BCM था, और वर्तमान में बढ़कर 449.08 बिलियन घन मीटर हो गया है, यानी कि बढ़ रहा है, कुल मिला के बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिलियन घन मीटर यानी कि क्यूबिक मीटर में ये डेटा दिया हुआ है, और आपको बस इतना याद रखना है कि ये लगभग 12 पॉइंट से बढ़ गया है, इतना कुछ याद रखना है आपको। कहाँ कहाँ बढ़ा है, अगर भूमि जल के पुनर्भरण की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, ठीक है, उसके बगल में आपका असम पड़ता है, उसी के बगल में आपका बिहार पड़ता है, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर बिहार के बगल में आप थोड़ी दूरी पे आओगे तो छत्तीसगढ़ पड़ेगा, नीचे आपका तेलंगाना पड़ेगा, उसके साइड में कर्नाटक पड़ेगा, और सबसे ईस्टर्न आपका वेस्टर्न साइड में क्या पड़ रहा है, गुजरात पड़ रहा है। तो ये सब जगह जो है आपका क्या देखा गया है, एक गुजरात बस दूर है, बाकी सब सटे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो है वृद्धि देखी गई है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स, कुछ अतिदोहित इकाइयाँ हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका वो था इंडिकेटर, उसमें अतिदोहित इकाइयां हैं। ये ऐसी इकाइयां हैं जो वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण से अधिक भूजल के निष्कासन को दर्शाती है। मतलब जितना पानी भर रहा है उससे ज़्यादा निष्कासित हो रहा है, मतलब ओवरऑल एक्सप्लॉयट हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉयट मतलब उसका दोहन हो रहा है, अति दोहन, कि जितना पुनर्भरण से पानी आता है, वर्षा का पानी आपके सालाना तौर पर, उससे ज़्यादा यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। तो कह रहा है कि विभिन्न राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कुल 6,553 आकलन इकाइयों में से 736 इकाइयां ऐसी मिलती हैं, यानी कि 11.23, आपको परसेंटेज याद रख के काम चल जाएगा। तो 11.23 इकाइयां ऐसी मिलती हैं जो कि आपका ओवर एक्सप्लॉइटेड या अतिदोहित की स्थिति में आती हैं, अतिदोहित की स्थिति में आती हैं। कह रहा है 2022 में 1006 इकाइयों की तुलना में ये 14.2% कम है, ठीक है। मतलब 2022 में ऐसी चीज़ें और थीं, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है। यह देश के कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 17% है और ये कवर करता है 17%, ठीक है। अतिदोहित इकाइयाँ कहाँ कहाँ आती हैं, तो पश्चिमोत्तर भाग में आती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। आपको पता भी है कि वहाँ पर जो भूमिगत जल, मतलब बारिश के द्वारा भूमिगत जल जो है कम पहुँच रहा है, लेकिन दोहन अत्यधिक है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं, यहाँ पर अविवेक पूर्ण तरीके से निष्कासन किया जाता है, मतलब जल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या निकाल रहे हो जो जल धरती से, वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है और पहुँचने को बहुत कम है, ठीक है। तो अविवेकपूर्ण तरीके से यहाँ पर जल जो है निकाला जा रहा है।
दूसरा है कि पश्चिमी भाग में जाओगे तो राजस्थान और गुजरात में भी इसी तरह से जल का दोहन अत्यधिक है, और चूंकि बारिश वहाँ पर कम है तो एक रीज़न है कि बारिश के द्वारा कम जल जो है भूमिगत होता है। तीसरा है दक्षिणी भाग में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की पेरेनियल रिवर नहीं पाई जाती, यानी कि वर्ष भर सतत जल वाहिनी नहीं पाई जाती है ना, जबकि हमारे नॉर्दर्न साइड की जितनी भी रिवर्स है वो पेरेनियल होती हैं, वर्ष भर सतत वाहिनी होती है, मतलब हमेशा वर्षा का जल रहता है वहाँ पर, या ग्लेशियर्स के थ्रू जो है पानी उनको मिलता रहता है। साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में ये होता है कि अगर बारिश हो रही है तो बढ़िया जल रहता है, नहीं तो फिर जल की मात्रा कमज़ोर होती है थोड़ी। हमारे वहाँ भी होती है लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं होती है, हमारी नदियों में हमेशा पानी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। तो वहाँ पर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में कठोरी चट्टानी संरचना होने के कारण प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय जलभृत यानी क्रिस्टलीय एक्वाफायर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता कम होती है। तो ये आपका ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स हो गई। तीसरा है क्रिटिकल यूनिट्स, ऐसी इकाइयाँ जहाँ भूमि जल का निष्कासन 90 से 100% के बीच है, मतलब सारा का सारा जल ही जो है निष्कासित कर लिया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को देखेंगे, क्रिटिकल यूनिट में 90 से 100% जो है जल निष्कासित हो जा रहा है। तो 199 यानी कि यहाँ पर कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 3% हिस्सा ये कवर करता है। फिर आता है सेमी क्रिटिकल में निष्कासन जो है 70 to 90% के बीच होता है, ये सेमी क्रिटिकल कहलाता है। 698 आकलन इकाई सेमी क्रिटिकल है, जहाँ पर कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र के 12% को इसको कवर किया जाता है। और सुरक्षित इकाइयाँ जो है जहाँ पर 70% से कम है वो सुरक्षित इकाइयाँ हैं, और ये 66% जो है टोटल एरिया कवर करता है, यानी कि हिस्सा इतना रखता है कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, आपका पहला है वार्षिक भूजल पुनर्भरण के बारे में जानना, दूसरा है कि अतिदोहित इकाइयों के बारे में जानना, और तीसरा ये जो लास्ट वाला है सुरक्षित इकाइयों के बारे में जानना। ठीक है, ये 3 डेटा अगर आप याद रखते हैं तो सफिशिएंट है। और उसमें भी अगर ये जो अतिदोहित इकाइयों वाला पूरा डेटा है ये अगर आप याद रखते हो ना, तो आपका काम जो है इन दोनों डेटा से 1 और 2 से आपका काम चल जाएगा। फिर कुछ और बातें कहती है कि पिछले कुछ समय का डेटा दिया हुआ है कि भारत में भूजल की स्थिति क्या है। तो कहता है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। हम लोग जो है ग्राउंड वाटर जो पानी है वो सबसे ज़्यादा, भूमिगत जल का पानी सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक भूजल का उपयोग करता है, मतलब यूएसए और चाइना जितना मिलकर के पानी यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा जो है भारत अकेला यूज़ करता है। ठीक है, और हालिया आकलन से आशाएं जगी हैं, लेकिन CGWB द्वारा यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा निगरानी किए गए 60% से अधिक कुओं के जल स्तर में पिछले 1 दशक में गिरावट दर्ज की गई है। अब तो आपको ये भी पता चलता होगा कि हमारे ईस्ट यूपी साइड में भी जो कुएँ हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दिखाते हैं कि 60% से अधिक कुओं के जल स्तर में पिछले 1 दशक में 10 सालों में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को ये सब पढ़ने की। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहता क्या है, अब रिपोर्ट का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट बात कह दी है, तो याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पहला तो ये, दूसरा कहता है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी कहता है कि भारत में गंगा सिंधु गंगा के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के अपने चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। फिर से इस रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ क्षेत्र पहले ही, मतलब सिंधु गंगा का जो एरिया आपका पड़ता है, इंडस और गंगा का जो भी मैदान पड़ता है वहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले ही भूजल की कमी के अपने चरम बिंदु यानी कि जो भी उनका टिपिंग पॉइंट था उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। जब किसी जलभृत में भौम जल स्तर एक निश्चित गहराई से लगातार नीचे जाता है तो उसे भूजल संबंधी चरम बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा अनुमान है कि संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2025 तक भूजल की उपलब्धता गंभीर रूप से कम रहेगी। देख लीजिए, यहाँ पर एक डेटा भी इसने दे दिया है। बात करते हैं CGWB की, तो यानी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय इसका है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। स्थापना 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके कर दिया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। 1972 में इसका विलय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI में कर दिया गया था, और मंत्रालय इसका जल शक्ति मंत्रालय है। अब आते हैं वाटर ट्रेडिंग पर, तो वाटर ट्रेडिंग क्या बला है पढ़ते हैं साथ में ही।
तो सुर्खियों में क्यों है? कहता है कि नीति आयोग ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग यानी कि रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म को जारी किया है। यानी कि किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। कौन सा जल है? तो ट्रीटेड वाटर है। ट्रीटेड वाटर का रीयूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ट्रीटेड वाटर का रीयूज करना चाह रहे हैं और इसी के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है चालू कर रहे हैं ये लोग। चलिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बातें समझते हैं कि आखिर में ये वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म है क्या। वाटर ट्रेडिंग यह जल को सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय इसे एक कमोडिटी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मतलब पहले तो ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग पानी यूज करेंगे, इसको आप सार्वजनिक वस्तु छोड़ दीजिए। अब इसको मान लिया कि ये क्या है? कमोडिटी है, मतलब वस्तु है कोई, ठीक है ना, कोई वस्तु है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी खरीद फरोख्त हो सकती है, यानी कि इसके रूप में इसको मान्यता दे सकते हैं। इसके तहत उपयोगकर्ताओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल का व्यापार किया जा सकता है। मतलब हर उपभोक्ता पे अब तय कर दिए, जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती थी, कुछ उसी तरह का फंडा है कि हर उपभोक्ता पे तय कर दिए कि जो पानी कम यूज करेगा वो अपने जो एक सेट लेवल है वहां तक के पानी को सेल कर सकता है उस व्यक्ति को जो अधिक पानी का उपयोग करता है। मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है? कह रहा है इसके तहत कोई जल कंपनी अपने स्वयं के जल स्रोत निर्मित करने के बजाय किसी तीसरे पक्ष से जल को खरीदती है और उपयोगकर्ताओं को बेचती है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी जल कंपनी है, कोई भी वाटर कंपनी बनाई जा रही है जो कि जल स्वयं के जल स्रोत निर्मित करने के बजाय किसी तीसरे पक्ष से जल को खरीद रही है, ठीक है ना। सपोज करो कि 50 गैलन उसने खरीद लिया और वो क्या करेगी, जिसको ज़रूरत है उसको वो जल बेचेगी। वाटर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाले आवश्यक घटक क्या क्या है कि जल का स्वामित्व की पहले स्पष्टता होनी चाहिए कि जल किसका है, यानी कि किससे खरीद के ला रहे हो। अधिकार हस्तांतरित जिसको किया जा रहा है उसको किस प्रकार किया जा रहा है, ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। और जल का पुनः उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र एक जारी होना चाहिए, यानी कि WRC वाटर रीयूज सर्टिफिकेट भी जो है मिलना चाहिए, ठीक। इसका उपयोग व्यापार योग्य परमिट के रूप में भी किया सके कि जिसके पास आपका वाटर रीयूज सर्टिफिकेट हो वो इसको एज ए परमिट ले सके कि हम जो है व्यापार पानी का कर सकते हैं, ठीक है। पानी का व्यापार मतलब जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है उसी तरीके से सिमिलर। अब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बस इसको पढ़ देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। कह रहा है कि WRC जो है आपका यानी कि वाटर रीयूज सर्टिफिकेट व्यापार प्रणाली के तहत नगर पालिका, आवासीय, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रकों सहित सभी क्षेत्रकों में जल उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए जल के पुनः उपयोग हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। जल उपयोगकर्ता अपने WRCs को खुले बाजार में बेच सकता है, यानी कि वाटर रीयूज सर्टिफिकेट को खुले बाजार में बेच सकता है। इससे अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे जल उपयोगकर्ता खुले बाजार में WRC को खरीद सकते हैं। water.org ने वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए किफ़ायती वित्त पोषण की बाधा को दूर करना है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, water.org ने वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है जो कि आपका वित्त पोषण की जो बाधा है उसको भी दूर कर देगा, यानी कि थोड़ा सा फाइनेंस जुटाने में मदद हो जाएगी इनकी। चलिए अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है किस तरह से मिला है, तो 2022 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य है आपका मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम, उड़ीसा का। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में बात करें तो इन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था और इस बार कौथा संस्करण है, तो चौथा संस्करण है। दूसरे और तीसरे संस्करण क्रमशः 2019 और 20 में दिए गए थे। कोविड महामारी 2021 में स्थगित था और इस साल फिर से जो है 2022 में, मतलब पिछले साल दिया गया है, जो कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। और सर्वश्रेष्ठ राज्य इसमें मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम डिस्ट्रिक्ट चुना गया, ठीक है। अगला है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड WQS। तो इसमें केमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड और आपका COD BOD के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता है। इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल वाटर कमीशन में कह रहा है कि दक्षिण राज्यों में जलस्तर का स्तर कम है। सेंट्रल वाटर कमीशन कहता है कि दक्षिण राज्यों में जलाशय के जल स्तर क्या है, कम है।
ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, एक भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है। ये जान जाइए, टेक्निकल नॉलेज वाले यानी कि बीटेक करने वालों की जॉब इसमें लगती है सेंट्रल वाटर कमीशन में, ठीक ना। टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आपका है जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, मैं नोट डाउन कर रहा हूं डबल स्टार। तो एक बार नाम फिर से पढ़ लेते हैं कि जल दिवाली अभियान, जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल अभियान, ठीक है क्या कि महुआ मंत्रालय जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जल दिवाली यानी कि जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल अभियान का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, ये आपका जल शक्ति मंत्रालय ने नहीं शुरू किया है, ये शुरू किया आपका महुआ मंत्रालय ने, ठीक है। इसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यानी कि अमृत के साथ NULM की साझेदारी में शुरू किया गया अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को जोड़ दिया गया और उसके तहत शुरू किया गया। चरण 1 में आपके छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्य शामिल होंगे। तो राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़, ये 5 शामिल नहीं होंगे चरण 1 में। अभियान के बारे में ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वाटर गवर्नेंस में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महिलाओं को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है कि जिस तरह से जल की बर्बादी होती है उसके बारे में महिलाओं को भी जागरूक होना जरूरी है, इसलिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है। अब अमृत के बारे में बात करें तो अमृत जो है आपका महुआ मंत्रालय ने 2015 में 500 शहरों और कस्बों में अमृत मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जल आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों में अवसंरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते, ये लोग अवसंरचना विकसित करते और वर्षा जल निकास प्रणाली उसके साथ साथ हरित स्थल और पार्क आदि का विकास करना जो है लक्ष्य था, ठीक है। उसी में कह रहा है कि 2021 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अमृत 2.0 परियोजना जो है शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सभी घर में सुचारू रूप से नल कनेक्शन की सहायता से जल आपूर्ति की सार्वभौम कवरेज करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में एक सब टॉपिक है जो हम लोग का, वो है प्लास्टिक ओवरशूट डे। आइए देखते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है और क्यों ये आपका सुर्खियों में। तो 2023 जो है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो स्विट्जरलैंड में स्थित एक रिसर्च कंसल्टेंसी है जिसका नाम है अर्थ एक्शन, EA यानी कि अर्थ एक्शन ने जारी किया है। क्या जारी किया है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि यह उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए मौजूद अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक हो जाती है। सपोज करिए कि आपका 2 टन आप जो है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से 2 टन आपकी क्षमता थी कि जो आपकी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो 2 टन प्लास्टिक आपकी किसी तरीके से मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर उत्पादित प्लास्टिक जो है उससे अधिक हो जाए यानी कि आप 3 टन प्रोड्यूस कर दिए उस तरह से, जो भी अपशिष्ट है मतलब अपशिष्ट प्लास्टिक आपकी 3 टन आ गई, तो उस दिन को व्यक्त करेगा। तो वो दिन इसको याद रखेगा, उसी को बोलेंगे प्लास्टिक ओवरशूट डे। यह देश के कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक यानी कि MWI मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स पर आधारित है। मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स का आशय है कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात। ठीक है, मतलब आपका कितना गड़बड़ मैनेजमेंट हुआ आपके जो भी प्लास्टिक वेस्ट था उसका। 28 जुलाई 2023 के दिन पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है क्वेश्चन। स्टार मार्क कर रहा हूं, 3 स्टार मार्क कर रहा हूं। पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे किस दिन मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है ना, कौन सा डे था? ओवरशूट डे। ठीक है, फर्स्ट आ जाइए। तो 2023 को ये चीज़ मनाई गई है। भारत के संदर्भ में अन्य
चीज़ की बात करें तो 6 जनवरी 2023 को भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। भारत में कब दर्ज किया गया? अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। पृथ्वी पर पहला कब दर्ज किया गया? तो 28 जुलाई को किया गया 2023 में। भारत में कब किया गया? तो 6 जनवरी को किया गया, 26 को नहीं, याद रखिएगा 26 का केवल 6 है। 6 जनवरी 2023 को प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। भारत उन 12 देशों में से एक है जो दुनिया के 50% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। यानी कि भारत में उतना बेटर मैनेजमेंट नहीं है प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है भारत में अपशिष्ट स्पंज, वेस्ट स्पंजेस का हिस्सा बन गया है भारत। इसका आशय ऐसे देशों से है जहां प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण उच्च स्तर का है। मतलब भारत में प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है प्लास्टिक का, यानी कि हम लोग प्लास्टिक कम यूज़ करते हैं, सपोज करिए, ठीक है। जितना बड़ा देश है, जितने सारे लोग हैं, उसके कंपेरिजन में हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम करते हैं, वाइजली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका प्रबंधन कमजोर है। इसलिए ये एक वर्ड याद रखिए, अपशिष्ट स्पंज, वेस्ट स्पंज का हिस्सा बन गया है, ठीक है। कैसे कैसे कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम? अब लिखने वाले बंदे जितने भी हैं वो लोग ध्यान देना शुरू करें कि प्लास्टिक क्रेडिट एक स्कीम है, उसके तहत प्लास्टिक ऑफसेटिंग है, उसके तहत प्लास्टिक न्यूट्रलिटी है, उसके तहत, ठीक है। अब समझ लेते हैं प्लास्टिक क्रेडिट क्या है। प्लास्टिक क्रेडिट व्यापार योग्य क्रेडिट का एक रूप है, यानी कि सेम वैसे ही जैसे कार्बन क्रेडिट था, वाटर क्रेडिट था, वैसे ही प्लास्टिक क्रेडिट है। इसे कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होने पर प्रतिपूर्ति के लिए खरीद और बेच सकती हैं। यह बहुत हद तक कार्बन क्रेडिट की तरह काम करता है, समझ गए, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति है या संस्था है या औद्योगिक इकाई है जो कि कम प्लास्टिक यूज करती है, जितना कि सेट किया गया है एक नॉर्म, उससे मतलब एक स्तर से कम प्लास्टिक यूज करती है, और दूसरी संस्था है जो उससे अधिक यूज करती है। तो जो कम यूज करती है उसके पास एक क्रेडिट बनता है कि उस क्रेडिट को वो ऐसी संस्थाओं को बेच सके जो कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करती हैं, और वो संस्थाएं, दूसरी संस्थाएं जो अधिक यूज़ करती हैं, वो कुछ पैसे दे करके उस प्लास्टिक क्रेडिट को खरीद सकें। प्लास्टिक ऑफसेटिंग क्या होती है? ऐसी कंपनी और उपभोक्ता अपने प्लास्टिक उपभोग की प्रतिपूर्ति प्लास्टिक क्रेडिट खरीद कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक ऑफसेटिंग इसी को कहा जा रहा है कि जो लोग प्लास्टिक उपभोग के लिए आपका क्रेडिट खरीदेंगे उनको प्लास्टिक ऑफसेटिंग, इसी अवधारणा को कहा जा रहा है। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या होता है कि जब संपूर्ण प्लास्टिक फुटप्रिंट की प्रतिपूर्ति है तो पर्याप्त प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद हो तो उसको प्लास्टिक, मतलब देखिए इसको ऐसे समझेंगे, प्लास्टिक न्यूट्रलिटी को ऐसे समझेंगे, जैसे सपोज करिए कि 80 टन प्लास्टिक की खपत का एक नॉर्म बना दिया गया कि इससे अधिक आप नहीं कर सकते, ठीक। पहली कंपनी जो है उसने आपका 40 टन प्रोड्यूस किया और दूसरी कंपनी जो है उसने आपका 120 टन प्रोड्यूस किया, ठीक। तो चूंकि इसके पास ये 40 वाला बचा ना, ठीक है, तो 40 क्रेडिट ये इसको सेल करेगी और इसको भी 40 ही क्रेडिट चाहिए, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। समझ में आया? यानी कि इसको बोलेंगे प्लास्टिक न्यूट्रलिटी। अब इस चीज़ को फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगी। इसका क्लेम तब किया जाता है जब किसी कंपनी ने एक निर्धारित अवधि के लिए अपने संपूर्ण प्लास्टिक फुटप्रिंट की प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद की हो, ठीक है। यानी कि ये वाली जो कंपनी थी वो पर्याप्त प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद की है अपना जो भी प्रतिपूर्ति है प्लास्टिक फुटप्रिंट का, उसके लिए। उसके बाद कुछ पहले हैं जो की गई थी वैश्विक स्तर पर, इन्हें हम लोग यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ना है? तो ये आपको पढ़ना है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम 2021 आया था। इसके तहत कहा गया कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के विनिर्माण यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, आयात यानी कि इंपोर्ट, भंडारण यानी कि स्टोरेज, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री यानी कि सेल्स, और उपयोग पर यानी कि यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। प्लास्टिक की कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ा करके 75 माइक्रोन कर दी गई। कब से? ये भी अपनी जानकारी के लिए बस रख सकते हैं, 30 सितंबर 2021 से, 50 माइक्रोन से बढ़ाकर के 75 माइक्रोन कर दी गई। इसके बाद 31 दिसंबर 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन कर दी गई है। यानी कि कब से बढ़ाई गई है? 120 माइक्रोन की, माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं, म्यूएम से दिखाते हैं, 120 माइक्रोमीटर की 31 दिसंबर सन 2022 से जो है प्लास्टिक की मोटाई कर दी गई है, ठीक है। अब इसमें 4R यूज करते हैं, ठीक है। वो चीजें आप खुद से देख लीजिएगा जो भी थी, आ जाइए। अब कह रहा है कि
प्रदूषण को, प्लास्टिक पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि का एक जीरो ड्राफ्ट आया है। क्या है ये जीरो ड्राफ्ट? यूएनईपी जो है, अंतर सरकारी वार्ता समिति, आईएनसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है लेकर के आई है। उसने क्या किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से एक बाध्यकारी, ये चीज़ याद रखिएगा, बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का जीरो ड्राफ्ट लेकर के अभी आई है। अभी ये कुछ हुआ नहीं है, बस जीरो ड्राफ्ट है इसका, इसको जारी कर दिया है। किसने जारी किया है? तो यूएनईपी ने जारी किया है। और इंटर गवर्नमेंटल आपका नेगोशिएटिंग कमेटी, उसकी एक अंतर सरकारी जो संस्था थी उसने जारी किया है। ठीक है, कहता है कि ऐसा कुछ ड्राफ्ट बनाइए, जीरो ड्राफ्ट जो हम लेकर के आए, ऐसा एक ड्राफ्ट होगा जो कि बाध्यकारी होगा। जीरो ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लेते हैं पॉइंट वाइज। कह रहा है कि सर्वाधिक खतरा पैदा करने वाले प्लास्टिक पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध होगा। जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है ऐसा प्लास्टिक जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें कि सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है, तो उस पर जो है वैश्विक रूप से हम लोग प्रतिबंध लगा देंगे। प्रतिबंधित प्लास्टिक में केवल सिंगल यूज वाला होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल यूज़ वाला ही अगर ऐसा खतरा पैदा कर रहा है, अगर मल्टीपल यूज़ वाला भी ऐसा खतरा पैदा कर रहा है तो उसको भी हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे। ड्राफ्ट में कम समय में नष्ट होने वाले शॉर्ट लिव्ड वाले प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित करना उल्लिखित है। अब ऐसा प्लास्टिक भी नहीं प्रतिबंधित कर सकते हैं जो कि जल्दी से ख़त्म हो जाता है। सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल, अब इतनी चीज़ें याद नहीं है लेकिन कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो कि अगर आप धूप में कुछ दिन के लिए रख दो ना, जैसे वो जो एक चटाई टाइप की आती है बिछाने के लिए, कभी कोई फंक्शन होता है तो लोग ज़मीन पे बिछाते हैं येलो और ब्लू कलर की, ठीक है, तो उसको भी अगर धूप में रख दोगे तो वो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, टूट टूट के निकलने लगेगी, बिखरने लगेगी। ठीक है, या मैट जो आती है, चटाई जो आती है, वो भी जो है टूट टूट के निकलने लगती है। ठीक, तो ये कम समय में नष्ट होने वाली प्लास्टिक है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया गया है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को संधि में अपना योगदान के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित और कार्यान्वित करनी होगी। मतलब हर राष्ट्र के पास एक राष्ट्रीय योजना होगी जो कि प्लास्टिक के अगेंस्ट में काम करेगी, और यह प्रावधान जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उपबंध के समान ही है। और कह रहा है कि जो आपका पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसी समझौते के समान ही ये चीज़ होगी। अब यूएनईपी की जो आईएनसी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे और आगे जो है बात करेंगे। बस ये जान जाइए कि आईएनसी का उद्देश्य क्या था। 2024 के अंत तक पूरी वार्ता करेंगे ये लोग और प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि जो है विकसित कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, भू निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें UNCCD का एक डेटा आता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसके से लड़ने के लिए एक UNCCD का डेटा है। क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय या यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट अगेंस्ट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसमें 126 देश हैं, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है, मतलब इसने अपना एक डेटा लॉन्च किया है। क्या डेटा लॉन्च किया है? तो कह रहा है कि 2015 से 2019 के बीच प्रतिवर्ष कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ एवं उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गई, यानी कि खराब हो गई, आपकी डिग्रेड हो गई। कितनी? 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ एवं उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गई थी। भारत का रिपोर्ट किया गया 9.45% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया है। भारत ने रिपोर्ट किया था कि 9.45% जो है भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया। 2016 से 19 के बीच रिपोर्ट किया गया वैश्विक भूमि का 50% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया था। ठीक है, तो भारत में ये डेटा 36.8 है और वैश्विक रूप से है 50.49। पूर्वी और मध्य एशिया, ठीक है, यानी कि ये एरिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे गंभीर निम्नीकरण जो है देखा गया है। ठीक, अब भूमि निम्नीकरण के बारे में बताता है। मतलब ये एक 4-5 डेटा जो है रिलीज हुआ है, जिसमें कहीं पहला डेटा और तीसरा डेटा आपके काम का हो सकता है। कह रहा है 2015 से 19 के बीच प्रतिवर्ष कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गई, और तीसरा डेटा जो था यहाँ पर कि वैश्विक भूमि का 50.49% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया था। ठीक है, एशिया की बात की जाए तो पूर्वी और मध्य एशिया इस निम्नीकरण में रहते हैं, मतलब निम्नीकरण के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन या सूखे की स्थिति होती ज़्यादा है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में भी दूसरी तौर पर आते हैं। भूमि निम्नीकरण है क्या? कह रहा है
कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन है वो है भविष्य के लिए मिट्टी की उत्पादक क्षमता में गिरावट या हानि है। मतलब कहता है कि कहीं ना कहीं या तो मिट्टी की उत्पादक क्षमता में गिरावट आ रही है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 109 देशों ने 2030 तक के लिए स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब स्वैच्छिक भूमि तटस्थता क्या है आपका, शायद लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एलडीएन मैंने एक बार और पढ़ाया है कुछ लोगों को, जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामयिक एवं स्थानिक स्तर पर स्थिर रहती है या उनमें वृद्धि होती है। मतलब कुल मिला के सिस्टम एलडीएन बात ये करता है कि जो भी हमारी भूमि है वो किसी तरह से डिग्रेड ना हो, ठीक है, अपितु इसके अलावा उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, किसी परिस्थिति क्षेत्र में वो बढ़ सकती है या फिर स्थिर रह सकती है। मतलब कहीं भी लैंड डिग्रेड ना हो अपितु न्यूट्रलिटी पे बनी रहे जैसी कि पहले थी, ठीक है ना। तो यही कुल मिलाकर के एलडीएन कहता है। यूएनसीसीडी के बारे में अगर जाना जाए तो क्या है, यूएनसीसीडी आपने पढ़ भी रखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक बार ही रिकैपिचुलेशन हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। आइए, कह रहा है कि एक सेकंड, कह रहा है कि ये मरुस्थलीकरण और चूचे के प्रभाव से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। पहला तो एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है आपका UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन। फिर कहता है कि उत्पत्ति 1994 में हुआ था इसका। इस कन्वेंशन में 197 पक्षकार हैं, यानी कि सिग्नेटरीज कितने हैं, 197 है। इन पक्षकारों में भारत सहित 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। फिर कहता है कि देश में इस समय के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए आपका नोडल मंत्रालय किसको बनाया गया है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भारत में, उसी को नोडल मंत्रालय बना दिया गया है। COP28 की तर्ज पर ग्लोबल ड्राफ्ट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पहले यूएनसीसीडी ने 2018 से 2030 तक रणनीतिक फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भी जारी किया था, जो कि कई सारी चीज़ें बताता था। कह रहा है भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिए भारत की कुछ पहले हैं। क्या क्या पहले हैं, कह रहा है कि भारत 2030 तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए स्वैच्छिक बॉन्ड चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड चैलेंज संकल्प था ये स्वैच्छिक था, इसमें भारत शामिल हो गया है। कितनी भूमि की बात कर रहा है, तो 26 मिलियन हेक्टेयर की भूमि है निम्नीकृत और निर्वनीकृत के पुनरुद्धार के लिए इसमें शामिल हुआ है। कब तक टारगेट है, 2030 तक के लिए। फिर कहता है कि भारत ने राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान करते हुए मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी किया है। मतलब भारत ने एक ये भी देख लिया है कि किस स्टेट में कितनी भूमि जो है निम्नीकरण है, यानी कि आपका एक तरीके से खराब है, और वहाँ का एक एटलस बना करके जारी कर दिया है। फिर उसने इंटीग्रेटेड जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। फिर आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी एक स्टार्ट हुआ है। वनारोपण कार्यक्रम चल रहा है। संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास है, कि मतलब भूमि का किस तरह से दोहन किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छूटे, और राष्ट्रीय आपका वनारोपण कार्यक्रम यानी कि फॉरेस्टेशन के लिए भी चल रहा है, ठीक। उसके बाद अगला आता है, एक टॉपिक है हम लोग का सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। FAO ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म SDS जिसको बोल रहे हैं, कृषि में शमन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए मार्गदर्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेते हैं, इसी से सब कुछ कवर हो जाएगा। SDS यानी कि सैंड, आपका टॉपिक क्या था, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो SDS जो है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म की आवृत्ति, यानी कि बार बार वो आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या क्या पहले शुरू की गई हैं। वैश्विक लेवल पर क्या क्या पहल है और भारत लेवल पर क्या क्या पहल है। वैश्विक लेवल पर 1994 में UNCCD जो आपका था कन्वेंशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, उसको अपनाया गया था, और 1996 में इसको लागू कर दिया गया था। तो पहला पहल तो ये कर रहे हो आप कि जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म है उसके लिए पहले तो UNCCD को आप लागू कर दिए हो। दूसरा पहल क्या है, 2019 में UNCCD के पक्षकारों के जो 14वां सम्मेलन हुआ था, मतलब उनके जो भी सिग्नेटरीज हैं या जो भी मेंबर्स हैं, उनका जो 14वां सम्मेलन हुआ जिसको COP14 बोला गया, वो यूनाइटेड नेशंस कोएलिशन ऑन कॉम्बैटिंग, ठीक है, SDS पहल उसके अंतर्गत शुरू की गया 2019 के अंतर्गत। फिर कहता है कि विश्व मौसम संगठन WMO ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म परियोजना शुरू की थी आपकी। भारत क्या कर रहा है कि भारत में अरावली श्रेणी के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिए अरावली हरित दीवार परियोजना, जो आपने पढ़ भी रखा होगा 2022 वाले
उसमें था कि अरावली हरित दीवार परियोजना जो है शुरू की गई है। क्या किया गया है, अरावली श्रेणी के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाया जा रहा है कि वहाँ पर अब आपके डेजर्ट्स एक्सपैंड मत करें, मतलब जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ का अनुपजाऊ क्षेत्र है वो एक्सपैंड मत करें, वहाँ पर उसको हरा भरा बनाने के लिए एक अरावली हरित दीवार परियोजना स्टार्ट की गई है। और दूसरा काम क्या है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी कि NAPCC के तहत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन NMGI नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की शुरुआत भी की गई है। तो दो चीज़ें यहाँ पर भारत के द्वारा भी SDS यानी कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को कम करने के लिए की गई। अन्य सुर्खियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ हम लोग देख सकते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है एक पुरस्कार है 2023 के विषय जो कि UNEP के द्वारा दिया जाता है और इसके विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये जो है 2005 से ही दिया जाता है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो है ये है, कई सारे उसमें दिया जाता है, श्रेणियों में दिया जाता है। तो नीति निर्माण श्रेणी में आपका केजोन सिटी फिलीपींस की एक मेयर है जिनका नाम है जोसेफिना बेलमोंटे, इनको सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को प्लास्टिक सहित अन्य चीज़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए दिया गया है प्रेरणा और आवश्यक कार्यवाही यानी कि इंस्पिरेशन और एक्शन के क्षेत्र में। उद्यमी विजन के लिए ब्लू सर्कल चीन की एक पहल है, उसको जो दिया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग के लिए। और जोस मैनुअल मोलर चिली के हैं, इनको एलग्रामो के संस्थापक हैं ये, इनको भी पुरस्कार दिया गया है। एलग्रामो जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजमर्रा की आवश्यकता लागत को कम करने के लिए रिफिल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित एक जो है खोज है। फिर कह रहा है विज्ञान और नवाचार श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका की वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद को ये पुरस्कार दिया गया है। तो 4-5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार जो है टोटल दिया गया है। तो याद रख लेंगे कि नीति निर्माण नेतृत्व शैली में श्रेणी में आपका फिलीपींस की मेयर है जोसेफिना बेलमोंटे, इनको सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए दिया गया है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन में आपका दिया गया है एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, यूनाइटेड किंगडम के हैं। फिर उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर विजन के लिए दिया गया है आपका ब्लू सर्कल, जो कि चीन की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जीवन चक्र को प्लास्टिक प्रदूषण के पूरे जीवन चक्र को समझाने और निगरानी करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जा रहा है, उनको दिया गया है। और चिली के ही जोस मैनुअल मोलर, इन दोनों लोग को दिया गया है उद्यमी क्षेत्र में। विज्ञान वाले क्षेत्र में आपको दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी है उसको। ठीक है, फिर एंडोसल्फान के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है कि NGT ने क्या कहा है, केंद्र सरकार कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि यह नोटिस केरल के कासरगोड जिले में मिनचिन पडावू के पहाड़ी क्षेत्र में एंडोसल्फान की डंपिंग करने की शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया है। एंडोसल्फान क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है, अलग अलग प्रकार की फसलों में पहले करते थे। ठीक है, घुनो माइट्स को नियंत्रित करने के लिए इन फसलों में सोया, चावल, गेहूं, सब्जियां इत्यादि चीज़ें शामिल थी। यह कीटनाशक पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडैम अभिसमय और दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय दोनों के तहत जो है सूचीबद्ध है। एंडोसल्फान के हानिकारक प्रभाव ये होता है कि लगातार प्रभाव अगर रहेगा तो प्रजनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचेगा और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो एंडोसल्फान का जब पता चला कि डंपिंग कर दिए हैं केरल में, तो एंडोसल्फान के लिए जो है NGT ने एक सर्कुलर जारी किया। देख लीजिए किसने जारी किया, अभी लिखने को कभी कभार आ सकता है या एक आपकी समझ विकसित कर सकता है। ठीक है, फिर एक चीज़ है आपका पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, PET46 नाम लिख रहा है इसका। शोधकर्ताओं ने पहली बार गहरे समुद्र के एक सूक्ष्म जीव में PET46 की खोज किया। PET46 है क्या, एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक होता है PET46। ये खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जेल जैसे पेय पदार्थों की पैकिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। PET46 एंजाइम लंबी श्रृंखला और लघु श्रृंखला दोनों प्रकार के PET अणुओं को छेड़ करने की अनूठी क्षमता रखता है। इससे PET का निरंतर क्षरण होने लगता है। ठीक है, PET के अन्य भी डिग्रेडिंग एंजाइम्स है। तो PET46 क्या है, एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक है। ठीक है, फिर भारत में ई अपशिष्ट हम लोग देख चुके हैं, अदृश्य ई अपशिष्ट। एक टॉपिक यहाँ भी ऊपर था, ओजोन वाला जो था। देखिए, जब तक ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, यानी कि जो भी ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, तब तक ओजोन अच्छा है। लेकिन अगर धरातल पर ओजोन आ जाए, क्षोभ मंडल में आ जाए, ठीक है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, तो वो ओजोन अच्छा नहीं है, वो ओजोन को बोलते हैं बैड ओजोन। ठीक है, तो दिल्ली में भी हो क्या रहा है कि धरातलीय ओजोन दिल्ली के प्रमुख प्रदूषकों के रूप में उभरना शुरू हो गया है। ठीक,
और इसको बैड ओजोन कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकेंडरी टाइप का पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, सांस लेने में कठिनाई करता है, इत्यादि चीजें। इसी में एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। क्या टॉपिक है आपका? टॉपिक है अदृश्य ई अपशिष्ट। ये भी देख लेते हैं क्या है। काफी बढ़िया नाम है। देख, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मे भी कंफ्यूज कर दे कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस का मुख्य केंद्र अदृश्य ई अपशिष्ट था, इनविजिबल ई अपशिष्ट। ठीक है, यह दिवस एक वार्षिक जागरूकता प्रसार अभियान है। इसे एक गैर लाभकारी संस्था वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट WEEE फोरम द्वारा शुरू किया गया। अदृश्य ई अपशिष्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिन पर प्रायः ध्यान नहीं जाता है और उचित अपशिष्ट प्रवाह के भीतर ठीक से पुनर्नवीनीकृत नहीं की जाती हैं, उन्हें अदृश्य ई अपशिष्ट कहा जाता है। मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हमारे घर में कहीं ना कहीं फेंकी होगी, जैसे पुराने सेलफोन हो सकते हैं, पुराने कंप्यूटर हो सकते हैं, सिस्टम हो सकते हैं, और भी वीडियो गेम्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होंगे? इस पर ध्यान नहीं जाता है और ना ही इसको पुनर्नवीनीकृत किया, मतलब उसको ठीक से ठीक भी नहीं कराया जा सकता है, लेकिन वो पड़ा भी हुआ है। इसी को आप कहेंगे अदृश्य ई अपशिष्ट। इसमें सीसा, पारा, कैडमियम, फ्लेम रिटार्डेड जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे टच में आने से हमें बीमार भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। कब मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। कह रहा है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सूर्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया और ये मनाया गया है 30 मार्च 2022 को IDZW यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा घोषित किया गया था इसको और तब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, संधियां और पहले देख लेते हैं। इसमें कितना टॉपिक बचा हुआ है, उसी हिसाब से आज ही कवर कर देंगे इसको। तो टॉपिक तो लगता है कि कुछ कम ही है, तो कवर करके ही इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। क्या क्या है इसमें? एक अभिसमय यानी कि कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कन्वेंशन में क्या क्या है? पहला है कि पारे पर मीना माता अभिसमय। तो है क्या कि 5वां सम्मेलन हुआ है जिसको COP5 बोल रहे हैं, मीना माता कन्वेंशन पर। अन्य कुछ पक्ष भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझते हैं कि मीना माता कब आया था। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि 2013 में जो है ये मीना माता कन्वेंशन आया था। अभिसमय मतलब होता है कन्वेंशन, और 2017 में ये जो है पूरी तरह से लागू हो गई। कहता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि पहला तो बाइंडिंग इन नेचर है, दूसरा 2013 में आया, 17 में लागू हुआ, और तीसरी चीज़ कि पारे से संबंधित होती है। इसका नाम कैसे पड़ा? तो जापानी शहर मीना माता था जहाँ पर सबसे पहले जो है पारे की समस्या देखी गई, जिससे तंत्रिका तंत्र के रोग हो रहे थे, और मीना माता रोग केंद्र बन गया था 1950 के दशक में। और तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मैंने बता दिया था। ठीक है, भारत ने इसकी पुष्टि की है कि नहीं? तो 1 साल बाद की थी, 2018 में रेटिफाई किया था, और 2025 तक पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों से संबंधित प्रक्रियाओं के निरंतर उपयोग के लिए लचीलेपन के साथ की गई है, जो इसकी अभिपुष्टि की गई है। ठीक है, आगे आते हैं तो देखते हैं कि संबंधित तथ्य क्या है कि पक्षकार जो भी हैं, जो भी उसमें आपके सिग्नेटरी थे या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कन्वेंशन के एनेक्सेस में जो अनुलग्नक होते हैं, मतलब उसमें जो 1-2 पार्ट्स होते हैं, जैसे बुक के पीछे सबसे पीछे कुछ ऐसे पेजेस पड़े होते हैं, एनेक्सेस में कुछ संशोधन किया है। इसके पीछे मुख्य कारण है बैटरियाँ, स्विच, रिले, फ्लोरोसेंट लैंप। इसको चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई तिथियों की घोषणा करना है कि भाई जैसे कुछ बैटरियों में पारे का यूज़ होता है, HG यूज़ होता है, तो उसको हटा देना है हम लोग को। स्विचेज में यूज़ होता है, रिले में यूज़ होता है, फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश वाली रोशनी में यूज़ होता है। ठीक है, उसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाना है। फिर कह रहा है कि दंत चिकित्सा में डेंटल अमलगम यानी कि पारद मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से हटा देना है, कि दांतों में भी यूज़ करते थे, अमलगम बनाते थे, तो उसको भी चरणबद्ध तरीके से हटा देने के लिए एक आवश्यकता व्यक्त की गई है। साथ ही 2025 तक सौंदर्य प्रसाधन में पारा स्तर की मिलावट की अनुमति नहीं देना है, कि 2025 तक जो है आप किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में पारा वारा नहीं मिलाएंगे, HG क्या करेंगे? नहीं मिलाएंगे। ठीक है, जब बात हाथ से निकल जाती है तो नई डेट्स जो है जारी होती है, यही इंसान का काम है। कोई बात नहीं, पारे के बारे में जान जाइए कि एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है। ये तीनों चीज़ों में पाया जाता है। सोने के खनन, कोयला इत्यादि में भी ये पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़ा, प्रतिरक्षा, आंखों, मसूड़े, त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डालता है। इसे लोक स्वास्थ्य चिंता वाले 10 रसायनों में भी शामिल किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इंजूरियस है। ठीक है,
और इसके जोखिम के सुरक्षित स्तर की कोई जानकारी नहीं है कि कितना स्तर जो है जोखिम नहीं फैलाएगा। दूसरा, यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जान जाओ कि एक रिपोर्ट जारी हुई है लग रहा है, रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क, रसायनों और अपशिष्ट होने वाली हानि से मुक्त के लिए एक ग्रह के बारे में। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है कि इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस ITDB। तो ITDB क्या है कि जो आपकी IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये कहता है, जो अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये कहता है कि पुनर्चक्रण वाले स्क्रैप में रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यह जानकारी IAEA द्वारा ने दी है और इसने इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस से इसको ये जानकारी प्राप्त हुई है। क्या कहता है कि जो भी पुनर्चक्रण वाले स्क्रैप है, मतलब रीयूज बार बार जो कर रहे हो जिसका, ठीक है, उसमें जो है रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। संबंधित तथ्य क्या है कि रेडियोधर्मी युक्त अपशिष्ट उत्पाद जैसे पोत वाहन भी शामिल है। इसके जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिए बिना तेजी से पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठीक है, पहला ये संदूषण का सबसे आम स्रोत फीड सामग्री है जिनसे उत्पाद का निर्माण किया जाता है। यह फीड सामग्री अक्सर धातु पुनर्चक्रण उद्योग से प्राप्त होती है। ठीक है, ITDB क्या है? ITDB IAEA की सचिवालय ने इसकी स्थापना की थी और यह जो भी रेडियोधर्मी सामग्री है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो भी आपकी गुड्स होती हैं या सामग्री होती हैं या पदार्थ होते हैं, उनके अवैध तस्करी और अनधिकृत अनऑथराइज्ड जो भी गतिविधियां होती हैं उससे निपटने में देशों की सहायता करता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक भी हमने आज यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो कल से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का तीसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से फिर से प्रेम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव में कवर की जाए, लेकिन उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि ये उनके मतलब स्तर के लिए नहीं है तो आप शौक से मत पढ़िए, लेकिन उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है। जो भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो कि बिल्कुल न्यू है, 12th अभी जस्ट पास किया है या फिर ग्रेजुएशन में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ले रखी है, तो उनके लिए फ्री इनिशिएटिव कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है और उन्हें एक बार ही सुनने में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।